Welcome to Inside News. This is Shekina. Let's get into the latest national stories. In the 121st episode of his Mann Ki Baat program, Prime Minister Narendra Modi addressed the nation, expressing profound grief over the terror attack in Pahalgam that occurred on April 22nd. He conveyed that the attack had deeply affected every citizen of India, with the pain of the affected families being shared by people across the country, regardless of their state or language. Prime Minister Modi acknowledged the anger and anguish felt by every Indian upon seeing the horrific images of the attack. He condemned the act, stating that it reflected the desperation and cowardice of those who sponsor terrorism. The Prime Minister emphasized that the nation stands united in its grief and resolved to fight against terrorism. आज जब मैं आपसे मन की बात कर रहा हूं तो मन में गहरी पीड़ा है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुई आतंकी वारदात ने देश के हर नागरिक को दुख पहुंचाया है। पीड़ित परिवारों के प्रति हर भारतीय के मन में गहरी संवेदना है। भले वो किसी भी राज्य का हो, वो कोई भी भाषा बोलता हो, लेकिन वो उन लोगों के दर्द को महसूस कर रहा है जिन्होंने इस हमले में अपने परिजनों को खोया है। मुझे एहसास है हर भारतीय का खून आतंकी हमले की तस्वीरों को देखकर खौल रहा है। पहलगाम में हुआ ये हमला आतंक के सरपरस्तों की हताशा को दिखाता है, उनकी कायरता को दिखाता है। ऐसे समय में जब कश्मीर में शांति लौट रही थी, स्कूल कॉलेजों में एक वाइब्रेंसी थी, निर्माण कार्यों में अभूतपूर्व गति आई थी, लोकतंत्र मजबूत हो रहा था, पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही थी, लोगों की कमाई बढ़ रही थी, युवाओं के लिए नए अवसर तैयार हो रहे थे, देश के दुश्मनों को, जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को ये रास नहीं आया। आतंकी और आतंक के आका चाहते हैं कश्मीर फिर से तबाह हो जाए और इसलिए इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया। आतंकवाद के खिलाफ इस युद्ध में देश की एकता, 140 करोड़ भारतीयों की एकजुटता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यही एकता आतंकवाद के खिलाफ हमारी निर्णायक लड़ाई का आधार है। हमें देश के सामने आई इस चुनौती का सामना करने के लिए अपने संकल्पों को मजबूत करना है। हमें एक राष्ट्र के रूप में दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करना है। आज दुनिया देख रही है, इस आतंकी हमले के बाद पूरा देश एक स्वर में बोल रहा है। साथियों, भारत के हम लोगों में जो आक्रोश है, वो आक्रोश पूरी दुनिया में है। इस आतंकी हमले के बाद लगातार दुनिया भर से संवेदनाएं आ रही हैं। मुझे भी ग्लोबल लीडर्स ने फोन किए हैं, पत्र लिखे हैं, संदेश भेजे हैं। इस जघन्य तरीके से किए गए आतंकी हमले की सबने कठोर निंदा की है। नमस्कार। आज जब मैं आपसे मन की बात कर रहा हूं तो मन में गहरी पीड़ा है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुई आतंकी वारदात ने देश के हर नागरिक को दुख पहुंचाया है। पीड़ित परिवारों के प्रति हर भारतीय के मन में गहरी संवेदना है। भले वो किसी भी राज्य का हो, वो कोई भी भाषा बोलता हो, लेकिन वो उन लोगों के दर्द को महसूस कर रहा है जिन्होंने इस हमले में अपने परिजनों को खोया है। मुझे एहसास है हर भारतीय का खून आतंकी हमले की तस्वीरों को देखकर खौल रहा है। पहलगाम में हुआ ये हमला आतंक के सरपरस्तों की हताशा को दिखाता है।
BJP spokesperson Shehzad Poonawalla strongly criticized Karnataka Minister R.B. Timmapu's recent remarks about the Pahalgam terror attack. Timmapu suggested that the attackers would not have asked the victim's religion or name, which Poonawalla condemned as an attempt to whitewash terrorism. He compared the minister's comments to previous controversial statements made by figures like Robert Vadra, Irfan Ansari and Manishankar Iyer. Poonawalla accused the Congress government, a minister, of undermining the reality of the terror attack and attempting to discredit the victims by suggesting they were lying about the attack's nature. After Robert Vadra, Irfan Ansari, Karnataka CM and Manishankar Iyer, yet another attempt by Karnataka Congress minister to whitewash terror and to show that the victims of this Pahalgam terror attack are liars. The minister says that it is not possible that the terrorists would have asked the religion. Look at the level of whitewashing that is being done. NCP Sharad Pawar also said that Hindu hone ke liye mara, there is no proof. Ram Gopal Yadav also said the religion was not checked. We have testimonies of the victims' families that how the religion was asked, Kalma was asked to be recited. From north to south, from east to west, testimony after testimony, from small boy to the wives of the persons who have been killed. All of them have said that yes, the religion was asked. But still there is a whitewashing of Islamist terror. This shows that how low Congress can go to defend Islamic Jihad in Pakistan, give a clean chit. Kerala Congress said gunmen. We have seen the statement of Manishankar Iyer. We have seen the statement of other leaders of Congress party. There is only one attempt. Pakistan Parasti mein ki vote bank niti above Rajniti and Rashtra and to try and whitewash the terror. After Robert Vadra, Irfan Ansari, Karnataka CM and Manishankar Iyer, yet another attempt by Karnataka Congress minister to whitewash terror and to show that the victims of this Pahalgam terror attack are liars. The minister says that it is not possible that the terrorists would have asked the religion. Look at the level of whitewashing that is being done. NCP Sharad Pawar also said that Hindu hone ke liye mara, there is no proof. Ram Gopal Yadav also said the religion was not checked. We have testimonies of the victims' families that how the religion was asked, Kalma was asked to be. Karnataka Deputy Chief Minister D.K. Shivakumar responded to Chief Minister Siddaramaia's comment on the no need for war regarding national security by choosing not to directly comment on the statement. Shivakumar emphasized that the Karnataka Congress, under the leadership of Mallikarjun Kharge and Rahul Gandhi, has already condemned the terror attack and made the stance clear at the national level. He reiterated that the security and peace of the country are paramount and all efforts should be focused on protecting India. See, I don't want to comment on the statement of Chief Minister. Already my party in the national level under the leadership of Mallikarjun Kharge and Mr. Rahul Gandhi has made it clear. We had a meeting of the working committee also. It has condemned the attack. We have extended our solidarity with the government. So country's integrity is very much important. Peace is important. Let us all work to protect. See, I don't want to comment on the statement of Chief Minister. Already my party in the national level under the leadership of Mallikarjun Kharge and Mr. Rahul Gandhi has made it clear. We had a meeting of the working committee also. It has condemned the attack. We have extended our solidarity with the government. So country's integrity is very much important. Peace is important. Let us all work to protect. See, I don't want to comment on the statement of Chief Minister. Already my party in the national level under the leadership of Mallikarjun Kharge and Mr. Rahul Gandhi has made it clear. We had a meeting of the working committee also. It has condemned the attack. We have extended our solidarity with the government. So country's integrity is very much important. Peace is important. Let us all work to protect. See, I don't want to comment on the statement of Chief Minister. Already my party in the national level under the leadership of Mallikarjun Kharge and Mr. Rahul Gandhi has made it clear. We had a meeting of the working committee also. It has condemned the attack. We have extended our solidarity with the government. So country's integrity is very much important. Peace is important. Let us all work to. BJP spokesperson C.R. Keshwan strongly condemned Karnataka Congress Minister R.B. Timmapu's remarks on the Pahalgam terror attack, where he suggested that the attackers would not have inquired about the victims' names or religion.
Keshwana accused Dimapur of making barbaric and wicked statements that insulted the grieving families and humiliated the sacrifices made by the victims of the Pakistan-backed terror attack. He further criticized the Congress party for continuing its communal politics, claiming it was focused on vote bank politics and religious appeasement even during a time of national mourning. The barbaric and wicked remarks of Congress Karnataka Minister Mr. Dimapur has insulted the integrity of the grieving families and has also humiliated the courageous sacrifices of our victims who were massacred in the Pakistan-backed Islamic terror attack in Pahalgam. Even in this hour of national mourning, the communal Congress party, which has mortgaged its soul and conscience to its vote bank politics of religious appeasement, is peddling such a polarized politics of division. This is more shameful and condemnable. The barbaric and wicked remarks of Congress Karnataka Minister Mr. Dimapur has insulted the integrity of the grieving families and has also humiliated the courageous sacrifices of our victims who were massacred in the Pakistan-backed Islamic terror attack in Pahalgam. Even in this hour of national mourning, the communal Congress party, which has mortgaged its soul and conscience to its vote bank politics of religious appeasement, is peddling such a polarized politics of division. This is more shameful and condemnable. The barbaric and wicked remarks of Congress Karnataka Minister Mr. Dimapur has insulted the integrity of the grieving families and has also humiliated the courageous sacrifices of our victims who were massacred in the Pakistan-backed Islamic terror attack in Pahalgam. Haryana's Chief Minister Naib Singh Saini emphasized that while the final stop of the anti-drug journey was marked on April 27, it did not signify the end of the movement. He noted that the event was held in Sisa, a land historically revered for its spiritual significance, being the home of saints like Sir Sai Nath Ji Maharaj and a place where Guru Nanak Dev Ji had meditated for 40 days at the Chilla Sahib Gurudwara, imparting valuable teachings to society. The Chief Minister also highlighted the Sak land of Tara Baba, known for its association with sages and ascetics. Now, a collective resolve across Haryana is the moment when people from all walks of life, elders, women and citizens alike, standing united in this cause. He expressed gratitude to the cyclists and the general public who had actively participated in the journey, contributing their support to this vital movement. According to the Chief Minister, this ongoing fight against drugs had now evolved into powerful people's movement, a solid wall of resistance against the menace of drugs. चिल्ला साहिब गुरुद्वारा में 40 दिन रह करके समाज को एक दिशा और दशा देने का काम जिन्होंने तपस्या करके किया। ये भूमि, ये तारा बाबा की ये पवित्र भूमि है। मैंने कहा है कि ये भूमि ऋषियों की 27 अप्रैल को इसका अंतिम पड़ाव है। ये अंतिम पड़ाव नहीं है। अब ये सिरसा की इस पवित्र भूमि, जो ये भूमि सरसाई नाथ जी महाराज की भूमि है, उन संतों की भूमि है। ये भूमि जहाँ गुरु नानक देव जी इस पवित्र भूमि पर चिल्ला साहिब गुरुद्वारा में 40 दिन रह करके समाज को एक दिशा और दशा देने का काम जिन्होंने तपस्या करके किया। ये भूमि, ये तारा बाबा की ये पवित्र भूमि है। मैंने कहा है कि ये भूमि ऋषियों की भूमि है, तपस्वियों की भूमि है। ये अंतिम पड़ाव नहीं है। अब हरियाणा के युवा ने, हरियाणा के बुजुर्गों ने, हरियाणा की महिलाओं ने, हरियाणा के हर नागरिक ने अब ये ठान लिया है कि नशे को हमने समाप्त करना है, ड्रग फ्री हरियाणा बनाना है। मैं आज इस यात्रा के इस पड़ाव पर
पूरे प्रदेशवासियों ने लगातार जन जागरण अभियान ये चला है। इसमें लाखों की संख्या में हमारे साइकिलिस्ट, आम जन नागरिक इस यात्रा में शामिल हुए हैं। उन्होंने इसका समर्थन किया है। आज नशे के खिलाफ ये यात्रा नहीं, एक जन आंदोलन बन गया है। नशे के खिलाफ एक दीवार बनकर के खड़ा हो गया है। मुझे खुशी है, हम अपने सरपंचगण Hidayat Bhutto, organizer of the World Sindhi Congress, condemned the Pahalgam terror attack and accused Pakistan of sponsoring global terrorism. He criticized Pakistan for neglecting Sindh's interest in the 1960 Indus Water Treaty with no representation for the region. Bhutto pointed out that the representation and the construction of dams and canals by Pakistan benefiting Punjab has severely harmed Sindh's agriculture and ecology. He claimed Punjab had violated past agreements and diverted water meant for Sindh, leading to widespread anger. Bhutto called for international guarantees before any new canal or dam constructions, stressing that Sindh's survival was at risk. जो पहलगाम कश्मीर के अंदर जो बर्बरत हुई है, जो टेररिज्म हुआ है और मासूम और बेगुनाह लोग जो हैं वो मारे गए हैं, हम उनकी सख्त लफ्ज़ों में मज़म्मत करते हैं। और पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म को सारी दुनिया में स्पॉन्सर करता है और जो यूएन के डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं हाफिज़ सईद, मसूद अज़हर और सैकड़ों और लोग जिनको पाकिस्तान ने सेफ हेवन्स मुहैया की हुई हैं और वो वहाँ से वो जो है दहशतगर्द ऑपरेट करते हैं। तो हम वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस की तरफ से इस हमले की सख्त लफ्ज़ों में मज़म्मत करते हैं और हम विक्टिम्स के साथ जो है वो इज़हार यकजहती करते हैं। जहाँ तक के सवाल है पानी का और सिंधु तास माहदे का, तो हम समझते हैं कि जब ये 1960 में मुआहदा हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, उसमें जो है वो सिंध की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं थी और पाकिस्तान इज़ नॉट रिप्रेजेंटेटिंग सिंध। और सिंध के जो इंटरेस्ट हैं, पाकिस्तान ने कभी भी एक दिन भी जो है उसके इंटरेस्ट के लिए जो है वो नहीं सोचा और उनका जो है इंटरेस्ट है सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो पंजाब का इंटरेस्ट है। क्योंकि जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान बनने से पहले हमारी जो डेल्टा थी वो सिंधु डेल्टा दुनिया की अमीर तरीन डेल्टाओं में शामिल होती थी और वहाँ के लोग जो हैं वो दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शामिल होते थे। वहाँ हरियाली होती थी, खुशहाली होती थी, खेत होते थे, परिंदे होते थे, मछली होती थी और हर तरफ जो है वो खुशहाली होती थी। जब से पाकिस्तान बना है तो उन्होंने जो है वो सिंध के जो बर्बादी के दिन हैं वो वहाँ से शुरू होते हैं। 1945 के वाटर रिकॉर्ड के मुताबिक जो 5 दरिया पंजाब के वो सिंधु में आकर जो है वो शामिल होते थे, उसमें जो है 25% जो है वो पानी का हिस्सा जो है वो सिंध को मिलता था और सिंधु का जो इंडस का जो दरिया है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो सिंध को पानी सैलाब करता था, जिससे हमारी पूरी सिंध जो है वो खुशहाल होती थी, हरियाली होती थी, सरसब्जी होती थी। लेकिन उसके बाद जो है वो 2 दरिया जो है वो हिंदुस्तान को चले गए और Union Minister of Jal Shakti C.R. Patil remarked that the current situation resembled a war-like scenario following India's move to stop water flow to Pakistan. He clarified that the nation does not face a water shortage but suffers from poor water management, an issue that had long been neglected. Patil shared that while India receives approximately 4,000 billion cubic meters of rainfall annually, its current requirement is only 1,120 BCM, projected to rise to 1,180 BCM by 2050. However, the country's existing water shortage capacity stands at just 750 BCM. He credited Prime Minister Narendra Modi for taking the most significant steps in addressing water issues, citing the creation of Amrit Sarovars in every district as a key initiative aimed at promoting water conservation
and rainwater harvesting. कर दिया। आज पाकिस्तान को पानी रोकने से ही जैसे युद्ध छिड़ गया ऐसी परिस्थिति है। उस टाइम भी अगर पानी को रोक लेते तो और ज्यादा अच्छा हो जाता, तो रामायण थोड़ा अलग से लिखा जाता। क्या हमारे यहाँ पानी की समस्या है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो पानी का मैनेजमेंट नहीं है, किसी ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। हमारे यहाँ बारिश करीब 4000 BCM बारिश होता है। मैं थोड़ा जल्दी से ही कहूंगा आपको, हमारी आवश्यकता सिर्फ 1120 BCM की है। विकसित भारत की बात जो प्रधानमंत्री मोदी साहब करते हैं, उस तरह से हमें 2050 तक सिर्फ 1180 BCM की आवश्यकता है, मगर हम आज तक उसकी व्यवस्था नहीं कर पाए। उसकी वजह से हमारे पास जो जल संचय की व्यवस्था है वो सिर्फ 750 BCM की है। आपको लगता है, देखो सरदार सरोवर इतना बड़ा है, उकाई डैम है, महाराष्ट्र में कितने डैम, 6500 डैम है छोटे बड़े मिलाकर, ब्रह्मपुत्रा पे है, गोदावरी पे है, पोलावरम का बन रहा है, अभी तो पीकेसी का भी बन रहा है, कैन बेतवा का है। इतने डैम होने के बावजूद सबका जो बने हैं और जो बन रहे हैं उसकी टोटल कैपेसिटी सिर्फ 250 BCM की है, और जो नदी नाले उसमें जो पानी आता है उसकी कैपेसिटी सिर्फ 500 BCM की है। टोटल 750 BCM हम जल संचय कर सकते हैं, और उसी के कारण हमको दिसंबर तक तो पता नहीं चलता, मगर दिसंबर के बाद हमको पता चलता है कि पानी की किल्लत कितनी है। अटल जी ने 2004 के पहले कहा था कि रिवर लिंकिंग करो। उन्होंने कहा था कि तीसरा विश्व युद्ध होगा तो पानी के लिए होगा। ये दो बात कही थी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने रिवर लिंकिंग की, उनकी जो बात थी, उनका जो सपना था, उनकी जो कल्पना थी, कवि है, कवि तो कल्पना करते हैं, तो उन्होंने कल्पना की थी कि रिवर लिंकिंग करना चाहिए। पहली बार मोदी साहब ने नर्मदा का पानी गुजरात के अंदर सभी नदियों, साबरमती से लेकर सभी नदी, तालाब और कच्छ तक पहुंचा दिया, और सौराष्ट्र के सभी गांवों में उन्होंने पानी पहुंचा दिया। ये पहला रिवर लिंकिंग ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने किया। इस देश में अगर सबसे ज्यादा अगर किसी ने पानी के ऊपर काम किया तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने किया। उन्होंने अमृत सरोवर बनाए, हर जिले में करीब 75 बड़े बड़े अमृत तालाब बनाए, सरोवर बनाए। उसके जरिए जल संचय और रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी हो जाए, उसके लिए उन्होंने पूरा प्रयोग किया, तक दिया। Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami said that preparations for the Char Dham Yatra are fully complete. He noted a high level of enthusiasm among people for the pilgrimage. Locals contribute by setting up food stalls, bandaras and support camps. The Yatra, he added, goes beyond tradition. It's celebrated like a festival. People across the state eagerly await its arrival every year. It brings communities together in a spirit of devotion and service. The event reflects Uttarakhand's deep-rooted spiritual culture. Dhami emphasized the collective effort ensures a smooth Yatra experience. सीएम साहब, आज चाहे वो केदारनाथ, बद्रीनाथ के लिए भंडारे का दल हो या जो चिकित्सकों का दल है उसे रवाना किया, क्या संदेश है? चार धाम यात्रा की तैयारियां पूरी तरह से हो चुकी हैं और लोग उत्साहित हैं। हर साल जो अलग अलग तरीके से सेवा के कार्य करते हैं, चाहे वो भंडारे के रूप में हो, चिकित्सा दल के रूप में हो, अन्य सहायता शिविर हों, यात्रा में सहयोग करने के लिए अनेक स्थानों पर लोग अपने अपने अलग अलग तरीके से काम करते हैं। सभी लोग बहुत उत्साहित हैं और ये एक तरह से बहुत बड़ा मैं कहूँ कि पर्व भी कहिए इसको, और एक तरह से राज्य के लिए एक बहुत लोगों को इसका इंतज़ार रहता है कि चारधाम यात्रा आएगी तो जहां हमारे यात्रा में सहयोग करने वाले स्टेक होल्डर्स, हमारे व्यापारी बंधु, होटलियर्स, हमारे
गाइड, टैक्सी वाले, दुकान वाले, व्यापारी, सभी लोगों को इंतज़ार रहता है और बड़ा उत्साह रहता है। अभी 2 दिन पहले मैंने ऋषिकेश में जाकर जो चारधाम यात्रा का हमारा जहाँ से शिविर है, उस शिविर में जहाँ रजिस्ट्रेशन होते हैं, अन्य व्यवस्थाएं होती हैं, पहला पड़ाव होता है, वहाँ जाकर भी व्यवस्थाओं को देखा था। सभी व्यवस्थाएं तेज़ गति से आगे बढ़ रही हैं। हमारा प्रयास है कि चारधाम यात्रा हर वर्षों की भांति भगवान बद्री विशाल की कृपा से, बाबा केदार की कृपा से, यमुनोत्री गंगोत्री धामों की कृपा से, हमारे सभी देवी देवताओं की कृपा से अच्छी हो। आने वाले श्रद्धालु उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, यात्रा उनके लिए सुखद हो और सुरक्षित हो, वो सभी प्रयास कर रहे हैं। और मैं उन सभी का भी बहुत धन्यवाद करता हूं जो लोग अनेक माध्यमों से स्वास्थ्य के क्षेत्र में हैं, भंडारे के क्षेत्र में हैं, अलग प्रकार से पूरी यात्रा को सहयोग करते हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। सीएम साहब, आज चाहे वो केदारनाथ बद्रीनाथ के लिए भंडारे का दल हो या जो चिकित्सकों का दल है उसे रवाना किया, क्या संदेश है? चारधाम यात्रा की तैयारियां पूरी तरह से हो चुकी हैं और लोग उत्साहित हैं। हर साल जो अलग अलग तरीके से सेवा के कार्य करते हैं, चाहे वो भंडारे के रूप में हो, चिकित्सा दल के रूप में हो, अन्य सहायता शिविर हों, यात्रा में सहयोग करने के लिए अनेक स्थानों पर लोग अपने अपने अलग अलग तरीके से काम करते हैं। सभी लोग बहुत उत्साहित हैं और ये एक तरह से बहुत बड़ा मैं कहूँ कि पर्व भी कहिए इसको, और एक तरह से राज्य के लिए एक बहुत लोगों को इसका इंतजार रहता है। Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis, in his capacity as the Home Minister, addressed recent circulating news about 107 missing Pakistani citizens. He firmly clarified that the reports were false, stating that no Pakistani citizen is missing. According to Fadnavis, all individuals in question have been located and arrangements were being made for their departure from India. He assured the public that by tonight or tomorrow morning, all of the identified Pakistani citizens would have returned to their homeland. Fadnavis urged people not to spread such misinformation. महानगरपालिकेला 75 वर्ष पूर्ण झाली आणि पुणे महानगरपालिकेचे जे पहिले प्रशासक आहेत सगो बर्वेजी यांच्या 111व्या जयंतीचं औचित्य साधून पुणे अर्बन डायलॉग हा एक अतिशय चांगला मंच या ठिकाणी तयार झालेला आहे, ज्याच्यामध्ये दिवसभर सगळे जे एक्सपर्ट्स आहेत ते 4 वेगवेगळ्या विषयांवर या ठिकाणी डेलिब्रेट करणार आहेत, बोलणार आहेत, ज्याच्यामध्ये अर्बन प्लॅनिंग आहे, ज्याच्यामध्ये अर्बन गव्हर्नन्स आहे, ज्याच्यामध्ये डिझास्टर मॅनेजमेंट आहे, अशा विविध विषयांवर या ठिकाणी चर्चा होणार आहे आणि त्यातनं हे जे काही चॅलेंजेस आहेत त्याच्यावर एक कॉम्प्रिहेन्सिव्ह पॉलिसी तयार करण्याचा एक प्रयत्न आहे. अर्बन मोबिलिटीचा विषय आहे. या 4ही विषयांवर एक कॉम्प्रिहेन्सिव्ह पॉलिसी तयार करण्याचा प्रयत्न आहे. आज त्याचं उद्घाटन मी केलेलं आणि उद्घाटनाच्या सत्रात आपल्या समोरचे अर्बन चॅलेंजेस तयार कसे झाले आणि आता त्याच्यावर काय सोल्युशन असू शकतं किंवा सरकारची भूमिका काय आहे ते मी त्या ठिकाणी मांडलेलं आहे. मला विश्वास आहे की आज या डेलिब्रेशन नंतर ज्या काही एक रोड मॅप त्या ठिकाणी तयार होईल त्यानुसार पुढची कारवाई सरकार निश्चितपणे करेल. मला असं वाटतं की निश्चितपणे याच्यावर कुठेतरी आपल्याला टाच आणण्याची आवश्यकता आहे. ज्यांना अशा प्रकारे फ्लेक्स लावण्याची खुमखुमी आहे त्यांनी जे अधिकृत होर्डिंग्स आहेत त्याच्यावर आपली जाहिरातबाजी केली पाहिजे. फ्लेक्स ते लावू नयेत. मी स्वतः सगळ्या महानगरपालिकांना सांगितलेलं आहे की माझ्या स्वतःचे जर आमच्या कार्यकर्त्यांनी अवैध फ्लेक्स लावले तर ते काढून टाका, ते ठेवू नका. आपल्याला कुठेतरी हे कडक करावं लागेल कारण आपली शहरं याच्यामुळे विद्रूप होत आहेत. याचं कारण असं होतं की मुदत Well, that's a wrap for Inside News. Keep watching CVR English.